आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का पढ़ेंगे। पादपों में पोषण। पादपों में पोषण जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जीवों के लिए क्या भोजन आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। भोजन के यह घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं। मानव सहित कोई प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। सिर्फ पादप ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। मानव सहित कोई अन्य प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक। वे पादपों अथवा पादप को आहारों का ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मानव जो है या तो पादप को खाता है या तो पादप जो जंतु खाता है उसी को खा जाता है। तो मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी पे निर्भर है। तो वो किस पे निर्भर? पादप या तो पादप खाने वाले जंतु को ग्रहण करते कौन? मानव। अब आगे इसीलिए बोलेंगे मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से पादप पर ही निर्भर है। अब देखेंगे पादप में कैसे पोषण होता है। केवल पादप ही ऐसा जीव है जो जल कार्बन डाइऑक्साइड खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। केवल पादप ही ऐसा जीव है जो जल कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक। अब आगे देखेंगे सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो स्वपोषी कहलाते हैं। ऐसे पादप को स्वपोषण कहलाती है। ऐसे पादप को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते उन्हें विषमपोषी कहते हैं। यानी जीव जंतु और अधिकतर अन्य जीव जो है पौधे को छोड़ दिया जाए तो जो पौधा बना कर देता है जो या पादप, जैसे गेहूं खाते हुए भी तो पादप ही है। और भी जो हरा सब्जी खाते हुए तो हम भी पादप से ही मिलता है, ग्रहण मिलता है। या जो भी मांसाहारी जीव जंतु को भी खाते हैं वो भी पादप को ग्रहण करता है, हम लोग उससे ग्रहण करते हैं। तो अधिकतम जीव ये सब जो है इनडायरेक्ट रूप से पौधे पे डिपेंडेंट है या डायरेक्ट रूप से जो पौधे पे डिपेंडेंट है उसे विषमपोषी कहते हैं। मतलब विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव द्वारा बनाए भोजन को ग्रहण करते हैं वो जीव विषमपोषी कहलाते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया है। जितना पत्ता देख रहे हैं वो पादप का क्या है? खाद्य फैक्ट्रिया है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचेगा। अर्थात पृथ्वी से जो भी कच्चा पदार्थ कोई पादप लेगा वो पत्ती तक पहुंचाएगा, चाहे वो जल हो चाहे वो खनिज पदार्थ हो। जल जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है और जो खनिज पदार्थ फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। अब आगे कुछ जानते हैं। जैसे ये हुआ एक कोशिका हुआ। कोशिका के केंद्र में जो होता है उसे कहते हैं केंद्रक। और ये जो द्रव टाइप का है इसे कहते केंद्र में है तो केंद्रक। ठीक है। और जो है ये द्रव टाइप का है इसे कोशिका द्रव्य बोलेंगे। और ये झिल्ली है तो इसे कोशिका झिल्ली यहाँ दिया हुआ एक डिफिनेशन। यहाँ अगर इसमें देखें तो ये वाला केंद्रक और ये चारों ओर जो झिल्ली है इसे कोशिका झिल्ली। और ये द्रव है तो कोशिका द्रव्य। तीनों का डिफिनेशन भी दे रखा है। ठीक, एक बार देख ही लेते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? बाहर वाला को कोशिका झिल्ली, ये वाला को क्या कहेंगे?
ये वाला जो परत बना, ये जो वाला जो परत बना इसे क्या कहेंगे? ये वाला जो परत बना कोशिका झिल्ली कहेंगे। और ये वाला इसमें जो लिक्विड है, जो द्रव है, इसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। और ये वाला जो केंद्र में है इसे कहेंगे केंद्रक। अब आगे बढ़ते हैं। पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं? पौधा में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक, ये क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश रहता है और क्लोरोफिल रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ये पौधा भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, जल नीचे से जो पौधा खींच कर लाया रहता है, सूर्य का प्रकाश ले लेता है, क्लोरोफिल पौधा के पास होता है। ठीक, क्लोरोफिल के कारण ही पौधा हरे रंग का, पौधा का पत्ता जो होता है हरे रंग का होता है। ठीक, ये हाँ, तो ये उसके बाद क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इसी को, इस पूरा प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। जिस तरह पौधा जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है, इसीलिए कहा गया है कि इस पौधा सभी जीवों के लिए सूर्य का ऊर्जा चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए सूर्य का ऊर्जा क्या है? चरम स्रोत है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखें यहाँ क्लोरोफिल के बारे में। जो हरा हरा पिगमेंट जो दिख रहा है ये बेसिकली क्लोरोफिल है। और रंध्र द्वार, ये एकदम छोटा जो पौधा में एकदम छोटा जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसे रंध्र द्वार कहते हैं। रंध्र द्वार के बाहर क्या होता है? द्वार कोशिका होता है। पत्तियों में यहाँ जो छोटा छोटा छिद्र होगा यहाँ, ठीक साइड में, उसी को रंध्र कहते हैं। ठीक, हाँ। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। पौधा में स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। अब हम आगे यहाँ देखेंगे। पत्ता में क्या है? क्लोरोफिल है। जल और खनिज या पृथ्वी से ले रहा है, दिख रहा है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़े ये, और उसके बाद सूरज का ऊर्जा यहाँ से लिए, और उसके बाद बनाया ये ऑक्सीजन, और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन, और छोड़ेगा तो और क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बना देगा। ऑक्सीजन प्लस कार्बोहाइड्रेट बना देगा। अब लिया क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, सौर ऊर्जा और क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल, सौर ऊर्जा, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं खनिज। अब आगे देखेंगे, शैवाल के बारे में जानेंगे। गीली दीवारें, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में काई जैसे पादप देखते होंगे। यह सामान्यतः जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। गीली दीवार पर जो होता है तालाब में अथवा ठहरे हुए जलाशय, पानी मतलब जब पानी ठहरा हुआ है वहाँ पर सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अब तक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं, परंतु सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मतलब पौधे के लिए थोड़ी जरूरी है। पौधे के लिए प्रोटीन वाला नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी जरूरत है। लेकिन नाइट्रोजन युक्त जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है उसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। बट ये नाइट्रोजन वातावरण में तो 78% है, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन पौधे को नहीं मिलते हैं। ये नाइट्रोजन मिट्टी में घुल कर मिलते हैं। तो मिट्टी में जो उर्वरक खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, और ये नाइट्रोजन जो खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, तो ये बाकी मतलब जल एवं खनिज के द्वारा, जो खनिज जाता है उसी के द्वारा नाइट्रोजन किसको मिलते हैं? पेड़ पौधे को मिलते हैं। ठीक, तो अब आगे हम देखते हैं पादप में पोषण की अन्य विधियाँ। विषम पोषी, कुछ पौधे भी होते हैं विषम पोषी प्रणाली के होते हैं।
जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पौधे पे निर्भर होते हैं, निर्भर रहते हैं, मतलब दूसरे पौधे से बनाते हैं। जैसे अमरबेल का पादप हुआ, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, ये दूसरे पर डिपेंडेंट पौधा है। ये दूसरे पौधा पे रहेगा, उससे अपना भोजन चूसेगा और अपना मतलब पोषण अपना लेगा और अपना ग्रोथ का विकास करता रहेगा। ये अपना भोजन इसलिए नहीं बना पाते हैं कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और उस सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक। और जिस पर यह आरोहित होता है, जिस जिस पर ये अमरबेल का पौधा आरोहित होता है, उसे उस पादप को परपोषी कहते हैं। हाँ, अमरबेल जैसे पादप परपोषी अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, इसलिए इसे परजीवी कहते हैं। किसको? अमरबेल के पौधा को। अमरबेल देख सकते हैं, अमरबेल का पौधा किस तरह से छतरा हुआ है पेड़ के ऊपर। ये नीचे पेड़ है, पेड़ के ऊपर अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, दूसरे पेड़ से, दूसरे मतलब पत्ता से ले लेकर अपना जीवन यापन करके फैला रहा है खुद को, अपने आप को। अब आगे जानते हैं। कुछ कुछ पौधे ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। इसका नाम है घटपर्णी या पीचर पादप। क्या? घटपर्णी या पीचर पादप। इससे बहुत ये जो है कीटभक्षी पादप है। ये जो है इसके जो डिब्बा टाइप का है, और ये ढक्कन जो है पत्ते के आकार का है। इसमें कीड़ा जाता है, तो कीड़ा जाता है तो ये ढक्कन अपना बंद कर लेता है, और ढक्कन बंद कर लेता है। ठीक। और उसके बाद उसका जो मतलब रस होता है कीड़े का अंदर शरीर का, उसी को पचाता है और अपना पोषण पूरा करता है। इस प्रकार के पौधे को कीटभक्षी पादप कहते हैं। ठीक। वीनस फ्लाई ट्रैप या सनड्यू कीटभक्षी का उदाहरण है। कीटभक्षी का ये दोनों उदाहरण कीटभक्षी पौधे का एक उदाहरण है। वीनस फ्लाई ट्रैप या सनड्यू कीटभक्षी पादप के दो अन्य उदाहरण हैं। एक तो हो गया घटपर्णी, ठीक, दूसरा हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप, तीसरा हो गया सनड्यू कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं। अब हम आगे देखेंगे मिर्चजीवी। मिर्चजीवी मशरूम बिकते देखे होंगे आपने बाजार में, बहुत महंगा महंगा बिकता है। चल अब देखते हैं मिर्चजीवी के बारे में। जैसे हम लोग देखते हैं कि रोटी सड़ गया या कुछ, मतलब जहाँ मतलब सड़ गया तो उस पर वाइट वाइट इस तरह से धब्बे नुमा आकार का बन जाता है, तो उसी को कवक या फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक या फंजाई। कवक या फंजाई। कोई चीज़ अगर सड़ जाता है तो उस पर उजला उजला जो जम जाता है, तो वही जैसे रोटी को 2-3 दिन छोड़ दिया जाए, बासी रोटी, तो उस पर उजला उजला जो जम जाता है, उसी को क्या कहते हैं? कवक या फंजाई। अब देखते हैं किताबी भाषा में। ये इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं, ये सड़ने वाली बोले कुछ दिन छोड़ देंगे तो क्या होगा? सड़ने वाली वस्तुओं से जैव पदार्थ की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उस साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वह इस विलयन को भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। अर्थात जो ये पाचक रस है, ठीक, ये पाचक रस है बेसिकली है क्या कि जो जीव मर जाता है, जो जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वैसा जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले मृतजीवी कहलाते हैं। जो मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करता है उसे मृतजीवी कहते हैं। बेसिकली कवक लगने के लिए दो चीज़ जरूरत है, एक तो नम या उष्ण। नमी हो और उष्ण हो। जहाँ जहाँ नमी होगा, जहाँ जहाँ पानी का अंश होगा, वहाँ लग ही जाएगा। जैसे अचार ऐसे तो ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी देखते हैं अचार में जैसे पानी का अंश जाता है, पूरा अचार ही खराब हो जाता है। कवक पूरा फैल जाता है, कवक बहुत तेज़ी से फैलता है। वो जहाँ नमी होगा और उष्ण होगा, वहाँ क्या होगा? कवक फैलेगा। वो अंकुरित होता है, एक के बाद एक बनाते ही जाता है, एकदम छाप देता है, अगर नए कवक को जन्म देता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे का साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी, मतलब सहजीवी नाम से ही लग रहा है कि वैसे जीव जो एक दूसरे के साथ अपना जीवन यापन करता हो, बांट बांट कर जीवन यापन करता हो, उसे सहजीवी कहते हैं। आगे देखेंगे
कुछ कवक वृक्ष के जड़ में रहता है, कुछ फंगस जो उजला उजला वाला होता है वृक्ष के जड़ में रहता है। वृक्ष कवक को पोषण, वृक्ष से कवक क्या ले लेता है, पोषण ले लेता है, अपना खाने वाला पदार्थ ले लेता है, बदले में उससे क्या दे देता है, जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलता है। ये तो वृक्ष दिया किसको, कवक को, क्या दे दिया, पोषण प्रदान कर दिया, मतलब उसको जो खाने युक्त जो सामग्री है कवक को दे दिया। बदले में वृक्ष भी उससे लिया, जल लिया एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलता है किसको, वृक्ष को। इसीलिए यह सहजीवी संबंध हो गया। मतलब सिर्फ अपना तो पेट भर ही रहा है ये कौन, कवक, और पौधे को भी मदद कहीं ना कहीं जल देने में और अवशोष इसको पोषक को अवशोषण करने में सहायता करवा रहा है। इसीलिए दोनों एक दूसरे को जो मदद कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सहजीवी हो जाएगा या सहजीवी संबंध हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं लाइकन कहे जाने वाले कुछ जीव में दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। एक लाइकन एक शैवाल होता है तथा दूसरा लाइकन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्या होता है तो क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल क्या स्थान, हाँ कवक क्या करता है, शैवाल को रहने का स्थान आवास दे देता है। कवक क्या करता है, शैवाल को रहने का, जो जगह कवक होता है शैवाल को रहने का स्थान आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो ये भी क्या हो गया, सहजीवी हो गया। कवक और शैवाल एक दूसरे को मदद कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, कवक शैवाल को रहने का स्थान आवास दे दिया, जल दे दिया एवं पोषक तत्व दे दिया, उपलब्ध करा दिया। बदले में शैवाल क्या प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य कवक को देता है। तो एक दूसरे को मदद कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सहजीवी संबंध हो जाएगा। चलो अब हम आगे देखते हैं मृदा में पोषक की पुनः पूर्ति। मृदा में पोषक की पुनः पूर्ति अब हम लोग देखेंगे। हम पढ़ चुके थे कि मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा में इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हम पादप में पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान न हो तो हम केवल पादप को उगा सकते हैं, बल्कि यदि हमें पादप को क्या चीज़, कौन सा पोषण की ज़रूरत है, हम उसके बारे में हमें अगर जानकारी हो, ज्ञान हो, तो न हम उसे उगा सकते बल्कि उससे हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो पादप को पोषण के रूप में और नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, जो कि हमको उर्वरक एवं खाद में मिलता है, जो कि हम इसीलिए इससे क्या करते हैं, खेत में छींटते हैं, जिससे पौधे को क्या क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, पोटेशियम एवं फास्फोरस, ये सारा चीज़ मिल जाता है। हम अगर आगे देखेंगे, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः पादप को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, लेकिन पादप बनाएगा कैसे, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से। अब ये नाइट्रोजन युक्त वातावरण में 78% है, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन पादप को मिलता तो नहीं ना है। तो ये बेसिकली मिलता है जो खाद वगैरह जो देते हैं, तो खाद घुलता है और वो जड़ के थ्रू नाइट्रोजन युक्त ले लेता है। और हम आगे अगर देखें तो हाँ, जो दलिया उलिया लगाते हैं पौधे में, वो राइजोबियम के थ्रू पौधे में नाइट्रोजन को विलय के रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो क्या कहलाते हैं, राइजोबियम, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको विलय लिक्विड बना देते हैं। ये क्या कौन है, ये राइजोबियम। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये चना मटर मूंग, जितना बोले ना दलिया, ये चना मटर मूंग सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं राइजोबियम तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति, ये राइजोबियम उन्हें नाइट्रोजन देते रहते हैं। किन्हें, दलिया, जितना दलिया होगा, चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, ये सेम, ये जितना फलीदार फसल है उसके जड़ में राइजोबियम रहते हैं, उन्हें नाइट्रोजन देते रहता है। ठीक, अधिकतर दालें फलीदार पादपों में क्या होता है, राइजोबियम होता है जड़ में, उसे नाइट्रोजन मतलब देता रहता है। इस बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को
अब राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है। राइजोबियम जीवाणु को क्या देता है, बाद में जो पादप है, जो ये चना मटर मूंग सेम, उसे आवास एवं खाद्य प्रदान मतलब रहने की जगह देता है और खाना देता है, अतः उसमें भी सहजीवी संबंध होता है, इसीलिए राइजोबियम जीवाणु रहता है। राइजोबियम जीवाणु इस पौधे को क्या दिया, नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन प्रोटीन के पादप को जरूरत है, और पादप इससे क्या दिया, आवास दिया, खाद्य प्रदान मतलब रहने के लिए जगह, और खाना भी दिया। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इसीलिए कहा था दालों की फसल में मृदा में नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन उर्वरक की देने की आवश्यकता नहीं, दालों की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं। यही नहीं, दाल की फसल कट भी जाए तो राइजोबियम जीवाणु रहता है, अगले फसल को भी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होगा। आगे हम पढ़ेंगे। अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली को अपनाते हैं, जिससे कि परजीवी और मृतजीवी। दो एग्जाम्पल, परजीवी में एग्जाम्पल था अमरवेल का पौधा, और मृतजीवी में क्या था, कवक, फंगस और कवक। फंगस अंग्रेजी में, कवक हिंदी में। आगे अब देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन आंसर है, अगले क्लास में करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।